हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एस्टेट होता है फिजिक्स। ये एग्ज़ाम 26 अगस्त 2023 को हुआ था और ये है पार्ट 2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से 60 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51, अ पीस ऑफ वुड ऑफ मास 0.03 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ 100 मीटर हाई। इतना काम पहले कर लेते हैं कि एक बिल्डिंग बना लेते हैं। इस बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है, मैं इसको कैपिटल एस लिख रहा हूँ 100 मीटर, और उसके फ्लोर से मतलब उसके छत से किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास है 0.03 इसको नीचे ड्रॉप करवाया जा रहा है। अब ड्रॉप जब भी करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी होती है 0, और यहाँ पर जब ड्रॉप करवा रहे हैं तो इसमें होगा फ्री फॉल, और जब भी फ्री फॉल होता है तो एक्सेलरेशन जो होता है उसका वो जी के इक्वल होता है। और ये जो एक्सेलरेशन होता है ये कांस्टेंट होता है, और मैंने आपको पहले बताया हुआ है जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो मोशन में तो हम इन इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, आगे पढ़ते हैं। तो 100 मीटर की हाइट से उसको नीचे गिराया जा रहा है। सेम टाइम पर एक बुलेट है जिसका मास है 0.02 किलोग्राम इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से ये तो ब्लॉक हो गया, अब नीचे से एक बुलेट को फायर किया जा रहा है और उस बुलेट की स्पीड, इनिशियल स्पीड हमें गिवन है, तो इसका मास है 0.02 kg और इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो है 100 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड। द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द वुडन पीस आफ्टर स्ट्राइकिंग इट, द टाइम ऑफ स्ट्राइक वुड बी। अब एक नीचे आ रहा और एक ऊपर आ रहा, तो हो सकता है कि कहीं पर आकर के एक दूसरे से टकरा जाए, मतलब कि जो बुलेट है वो उसके अंदर घुस जा रही है। अब हमें ये बताना है कि द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द वुडन विद द टाइम ऑफ स्ट्राइक वुड बी, यानी कि कितने समय बाद वो जाकर के स्ट्राइक होगा। अब देखो, जितना टाइम बाद ये स्ट्राइक होगा तो जितना टाइम इसको लगेगा स्ट्राइक होने में उतने ही टाइम में ये नीचे भी तो आएगा जिससे वो स्ट्राइक हो रहा है, मतलब कि दोनों के लिए टाइम सेम ही होगा, दोनों ने सेम टाइम ट्रेवल किया होगा। मतलब अगर ये 4 सेकंड बाद टकरा रहा है तो ये भी 4 सेकंड बाद ही टकराएगा, अगर ये 1 सेकंड बाद टकरा रहा है तो वो भी तो 1 सेकंड बाद उससे जाकर के टकराएगा, तो उनका टाइम ऑफ कोलिजन जो होगा इट विल बी सेम। लेकिन वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे वो डिफरेंट हो सकता है। हमें निकालना है कि कितने समय बाद वो जाकर के टकरा रहे हैं। तो मैंने मान लिया कि लेट टी समय बाद वो आपस में कोलाइड हो रहे हैं, मतलब टकरा रहे हैं। अब एज्यूम कर लेते हैं कि लेट इसने टकराने से पहले ये h हाइट नीचे आ गया है, तो अगर ये h हाइट नीचे आया होगा तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी थी 0। अब मैं इस रिलेशन का यूज करके लिख सकता हूँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, डिस्प्लेसमेंट एक तरह से कि वो h हाइट नीचे आ गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन रहेगा g और t का स्क्वायर। तो यहाँ से h इक्वल टू आ गया 1/2 g t का स्क्वायर। अब अगर इसने h डिस्टेंस ट्रेवल करके नीचे आ गया इतना, तो टोटल डिस्टेंस 100 मीटर, तो ये भी तो कुछ ऊपर गया होगा, तो ये कितना ऊपर गया होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अब वो h हाइट नीचे आ गया है तो इसको सिर्फ 100 में से माइनस h इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उससे टकराने के लिए। ठीक है, तो एट टाइम इन टाइम t लिख सकते हैं। तो जो बुलेट है, बुलेट मैंने एज्यूम करा है कि h हाइट नीचे आ रहा है, तो जो बुलेट को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, बुलेट हैज टू ट्रेवल डिस्टेंस, एक तरह से उसकी हाइट भी कह सकते हैं हम, कितना करना पड़ेगा 100 माइनस h। अब ये जो 100 माइनस h होगा, मैं फिर से इस इक्वेशन का यूज करूंगा। तो 100 माइनस h विल बी इक्वल टू, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, इक्वल टू इसकी इनिशियल स्पीड टाइम, जब ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन लेते हैं माइनस का, ये आएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अभी 100 माइनस एच ये हो गया, u इनिशियल स्पीड तो हमें पता है कितनी 100 है, इंटू में टाइम t माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है 1/2 जी टी का स्क्वायर की वैल्यू h, तो वो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, ये आ गया 100 माइनस एच इक्वल टू 100 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू h, तो h पुट कर दो। तो देखो ये h माइनस का यहाँ पर भी, इसको इधर ले आओगे तो प्लस का h हो जाएगा, h से h कैंसिल कर सकते हैं हम, फिर हमारे पास आ जाएगा 100 इक्वल टू 100 टी।
तो 100 से 100 कैंसिल होगा तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक दूसरे से कुल 1 सेकंड बाद टकरा जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मशीन गन फायर 60 बुलेट पर मिनट। इसका मतलब वो 1 मिनट में कितनी बुलेट फायर कर रहे हैं 60 बुलेट। अगर मैं 1 सेकंड में पूछूं तो 1 सेकंड में जो नंबर ऑफ बुलेट होंगे वो फायर करेंगे वो 60/60 हो जाएगी। इसका मतलब 1 बुलेट फायर करेगी वो 1 सेकंड में। ठीक है, इन 1 सेकंड इट विल फायर 1 बुलेट। चलो मैं लिख भी देता हूं, इन 1 सेकंड मशीन गन विल फायर 1 बुलेट। अब आगे पढ़ते हैं। इफ ईच बुलेट, अच्छा इनकी जो वेलोसिटी है फायर करने की वो हमें गिवन है 700 मीटर पर सेकेंड, काफी ज्यादा है। इफ ईच बुलेट हैज अ मास ऑफ 50 ग्राम, हर एक बुलेट का मास है 50 ग्राम, तो हमें बताना है पावर डेवलप्ड बाय द मशीन गन। अब पावर के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो फोर्स इनटू में वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है, और जो एवरेज पावर का फॉर्मूला होगा वर्क डन अपॉन में टाइम। अब देखो यहाँ पर फोर्स तो हम कैसे निकालेंगे, लेकिन ये पता है हमें कि इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 700 मीटर पर सेकेंड, तो इससे हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, और उस काइनेटिक एनर्जी को हम लिख लेंगे वर्क डन के इक्वल। मतलब वर्क डन जो भी होगा बाय द मशीन इट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो जो पावर होगा, पावर का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी अपॉन में टाइम। और ये तो एक बुलेट का आएगा, हमारे पास n नंबर ऑफ बुलेट्स है तो हम n की मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कितनी बुलेट वो फायर कर रहा है वो यहाँ पर n आ जाएगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं n अपॉन में t, मतलब कि ये हो जाएगा नंबर ऑफ बुलेट फायरिंग पर सेकेंड, क्योंकि SI यूनिट में हम काम करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब पावर इक्वल टू यहाँ पर n अपॉन टी का मतलब हो गया कि 1 सेकंड में कितनी बुलेट फायर कर रहे हैं। तो 1 सेकंड में मैंने आपको बताया था कितनी बुलेट फायर हो रही है 1 इंटू, हम 60 नहीं लेंगे हम, क्योंकि 1 सेकंड के लिए फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि वाट होती है जूल पर सेकंड, तो SI यूनिट तो सेकंड होगी ना, मिनट नहीं होगी। 60 बुलेट मिनट में फायर कर रहा था, तो 1 सेकंड में वो एक ही बुलेट फायर कर रहा है, इसलिए n की वैल्यू में यहाँ पर 1 ले रहा हूँ। n अपॉन टी की वैल्यू 1 होगी। अब हाफ एम वी स्क्वायर, तो 1 अपॉन में 2, मास हमें गिवन है देखो मास है 50 ग्राम, इसको भी SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 50 अपॉन 100 लिख करके 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 अपॉन 100 kg आ जाएगा ये, या फिर 1 अपॉन 20 भी। अब इसको हम लिख रहे हैं 0.05 इंटू 700 का स्क्वायर, तो पावर जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा 12,250 वाट। इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो मैंने वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी में इसलिए लिखा है कि जो भी मशीन वर्क करेगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, अ ब्लॉक ऑफ मास m is pushed against spring with a spring constant k fixed at one end to a wall। मतलब पहले एक वॉल ले लेते हैं और यहां से किसी एक स्प्रिंग को फिक्स कर दो। द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज L, मतलब जब इसको ना हमने कंप्रेस किया ना एक्सपेंड किया तब उसकी जो नेचुरल लेंथ है वो L है, एंड इट्स कंप्रेस टू हाफ इट्स नेचुरल लेंथ व्हेन द ब्लॉक इज रिलीज। अब क्या कर रहे हैं, इसको कंप्रेस किया जा रहा है। कंप्रेस करने का मतलब कि इसको दबा रहे होंगे तो ये पास पास आ जाएंगी, और कितना कंप्रेस कर दिया कि जितना भी ये पहले था अब उससे L/2 पीछे चले गया ये, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा L-L/2, मतलब L/2 हम कह सकते हैं, L/2 डिस्प्लेसमेंट हो गया इसमें, जिसको हम x से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि आपने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। x होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन का मतलब मीन पोजीशन तो L हो गई, तो L/2 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर स्प्रिंग एक्वायर्ड इट्स नेचुरल लेंथ वुड बी, मतलब जब ये इसको पहले कंप्रेस किया तो कुछ फोर्स लगाई होगी, इस फोर्स को अगर हम छोड़ देंगे हटा देंगे तो ये ओसिलेट करने लगेगा, तो जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर होगा तब उसमें स्पीड कितनी होगी वो बताना है। अब जब हमने इसको कंप्रेस किया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई होगी हाफ के डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के इक्वल। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1/2 के L/2 का स्क्वायर। अब
जब इसको कंप्रेस किया है तो इसमें इतनी पोटेंशियल एनर्जी है। अब जब इसको छोड़ रहे हैं तो ये फिर से अपना ऑसिलेट करने लगेगी, और जब ये ओरिजिनल पोजीशन पर आएगी, ओरिजिनल पोजीशन मतलब जहां पर वो थी या नेचुरल लेंथ पर जब वो आएगी, तो अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो चुकी होगी, क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो गया एट द नेचुरल लेंथ, एट नेचुरल लेंथ। अब इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई, तो कहीं ना कहीं उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी, बिकॉज जो स्प्रिंग फोर्स होती है वो कंजर्वेटिव होती है नेचर में, तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी टोटल कंजर्व रहेगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। अब अगर हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी लगाए, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल होगी टोटल एनर्जी फाइनल, तो इनिशियली जब उसको कंप्रेस किया उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ के एल बाई टू का स्क्वायर, और वहां पर तो वो रुकी हुई होगी, कंप्रेस कर रहे हैं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और इनिशियल मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब वो वहां पर आ चुका होगा अपनी मेन पोजीशन पर, तब उसमें होगी हाफ वी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें v निकालना है, तो 2 से 2 कैंसिल, k अपॉन m इक्वल टू हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू v का स्क्वायर। v निकालना, सो v विल बी इक्वल टू अंडर रूट में k बाय m तो आएगा, और l स्क्वायर अपॉन 4 है ना, तो हम इसको l अपॉन 2 लिख सकते हैं अंडर रूट करके, तो स्पीड आ जाएगी k l अपॉन में l अपॉन 2 रूट k अपॉन में m। इसका मतलब जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अच्छा, इतना बड़ा ना करके आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा v इक्वल टू ओमेगा ए होता है, मतलब वैसे तो होता है v इक्वल टू माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो v इक्वल टू ओमेगा ए हो गया, ओमेगा इक्वल टू कितना होता है रूट के बाय में m, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू, वैसे यहाँ पर ओमेगा की जगह पर आएगा के वन में m इंटू में a, रूट ये रहेगा और ये आएगा a मतलब हो जाएगी उसकी जो लेंथ है l अपॉन 2। तो आप डायमेंशनली भी इसको चेक कर सकते हैं, मतलब लॉजिकली आंसर सही नहीं आएगा लेकिन डायमेंशनली सही आएगा। तो डायमेंशनली भी अब अगर आप तीनों में कंपेयर करोगे तो डायमेंशन का यूज करके भी आपको पता चलेगा l अपॉन में रूट के अपॉन m आता है। बाकी ये भी बहुत छोटा ही, इतना नहीं है, बस आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालना है और उसी से स्पीड पता लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 54, हाउ मच वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज 5 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 16 वोल्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, क्लास 10th में पढ़ाते हैं। वर्क डन होता है चार्ज इनटू में चेंज इन पोटेंशियल, तो वर्क डन इक्वल टू चार्ज कितना हमारे पास 5 और पोटेंशियल डिफरेंस है 16, तो ये आ जाएगा 80 जूल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। Question number 55. Suppose you lift a suitcase lying on a floor and place it on the table. अब जब आप उसको सूटकेस को उठा करके इस पर रख रहे हो, तो आपने किसी फोर्स के अगेंस्ट में काम किया। देखो, इस बैग पर इसकी वेट की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स लग रही होगी, उस फोर्स के अगेंस्ट में आपने उठा करके काम किया है। ये फोर्स होगी कौन सी होगी? ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स की खासियत है कि ये फोर्स होती है कंजर्वेटिव, और जितनी भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है उनका नेचर होता है कि उसके अगेंस्ट में जो भी वर्क किया जाएगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमने उस बैग को उठा करके टेबल पर रखा है। द वर्क डन बाय यू द सूटकेस डज नॉट डिपेंड ऑन। अब जो आप वर्क कर रहे हो वो किस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो मैंने आपको कहानी बता दी कि वर्क डन जो हम कर रहे हैं वो ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में कर रहे हैं। ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव होती है नेचर में, तो जो वर्क डन होगा पाथ पे तो डिपेंड नहीं करेगा। मतलब आप उसको सीधा उठा करके यहाँ ले जाओ या ऐसे ऐसे घुमा करके लाओ या सीधा ऐसे ले जाओ, तो जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है वो तो U इक्वल टू mgh ही आएगी ना। वो h इस पर डिपेंड नहीं करेगी आप उसको किस पाथ से लाए, h सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या थी। तो डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन बाय द सूटकेस, तो इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं। तो इसका मतलब ये तो स्टेटमेंट सही है। आगे पढ़ते हैं।
द टाइम टेकन बाय यू इन दिस एक्टिविटी, तो टाइम पे भी यहाँ पर कोई फॉर्मूला टाइम का नहीं आ रहा, mgh है, तो हाइट पे डिपेंड करेगा, वेट पे डिपेंड करेगा, तो ये भी एक तरह से स्टेटमेंट ठीक है। क्या वो डज नॉट डिपेंड ऑन वेट, तो वेट पे तो कर रहा है ना, W इक्वल टू mg होता है, तो इसको हम नहीं लेंगे। अब डी ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ दी अबव, तो ऑफकोर्स यहाँ पर दो स्टेटमेंट सही है, ए और बी, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 56, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज L इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, तो हमें बताना है नया एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा। आपने काइनेटिक एनर्जी का लीनियर मोमेंटम के टर्म में फॉर्मूला पढ़ा होगा p²/2m। इसी तरह से रोटेशनल एनर्जी में फॉर्मूला हो जाता है, m की जगह पर आ जाता है इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर मोमेंटम की जगह पर आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है L²/2I। फिलहाल तो हम इस क्वेश्चन में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर रहे हैं, तो बताना है कि L कितना हो जाएगा। देखो, तो न्यू जो काइनेटिक एनर्जी में इसको Ke' बोल रहा हूँ, वो क्या है, जितनी भी पहले थी उसकी हाफ है। मुझे निकालना है कि नया एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। न्यू काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ L' मतलब न्यू एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा इस प्रोसेस में, तो न्यू जो काइनेटिक एनर्जी वो पहले वाले के जस्ट हाफ है, तो 1/2I इंटू में L'², 1/2। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, L²/2I पहले जो थी, इक्वल टू 1/2I, और ये हो जाएगा L'²। तो 2I से 2I कैंसिल कर देते हैं, तो L²/2 इक्वल टू आ गया L'²। अब अंडर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो L' आ जाएगा L/√2। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया एंगुलर मोमेंटम होगा वो पहले वाले के 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। अब ऐसे कहीं पर भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब कि हमारा सही आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। वैसे इतना ना करके आप डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली L² पर डिपेंड कर रही है, तो L रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करेगा। तो जब आप काइनेटिक एनर्जी को हाफ करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो नया एंगुलर मोमेंटम होगा वो 1/2 टाइम्स हो जाएगा जो पहले इनिशियल एंगुलर मोमेंटम रहा होगा, क्योंकि L इज डिपेंडिंग ऑन डायरेक्टली ऑन रूट के। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं या ये लॉन्ग प्रोसेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, कंसिडर अ रोड विद टू हैवी मास पार्टिकल Ma एंड Mb अटैच्ड टू इट्स एंड। तो एक रोड ले लेते हैं, यहाँ पर एक मास है Ma, यहाँ पर मास है Mb। लेट xy बी अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रोड एट डिस्टेंस r1 फ्रॉम द मास। अब यहाँ से r1 सेपरेशन पर कोई लाइन है जो कि इस रोड के परपेंडिकुलर है, इसका नाम देते हैं xy, एंड r2 फ्रॉम द मास b, और यहाँ से वो r2 के सेपरेशन पर है। तो हमें बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का कितना होगा अबाउट xy। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो कोई फिक्स एक्सिस है, इसके अबाउट ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है m इंटू में जहां पर पार्टिकल है वहां से लेकर के एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस, यानी कि mr²। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा xy के लॉन्ग, वो आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास है प्लस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास b। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास a कितना होगा, इट विल बी फॉर्मूला है मास इंटू में सेपरेशन का स्क्वायर। तो मास है ma इंटू सेपरेशन कितना लेंगे, तो हम जहां पर मास है वहां से लेकर के एक्सिस तक का सेपरेशन लेते हैं, वो r1 दिया है, तो r1 का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली हेयर मास इंटू में सेपरेशन का स्क्वायर, वो r2 है यहाँ पर, तो r2 का स्क्वायर। अब फाइनली मैं लिख देता हूँ आंसर, तो ये आ जाएगा ma r1 का स्क्वायर प्लस mb r2 का स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58 भी इसी तरह का, मतलब रोटेशन मैकेनिक्स है। व्हेन डज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी कम्स इनटू पिक्चर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो तब आता है जब कोई बॉडी किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही हो। जैसे कोई दरवाजा है, वो दरवाजा इस तरह से हम रोटेट करते हैं तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, या आप एक रोड को पकड़ करके बीच से हिला रहे हो, रोटेट करवा रहे हो, तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो जब रोटेशनल मोशन होता है तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। सो व्हेन द मोशन इज रोटेशनल। अगर लीनियर होता है तो वो उसमें आता है इनर्शिया ओनली, मतलब मास। नेक्स्ट है
टू अनइक्वल मासेस आर टाइड टुगेदर विद अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। तो एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग ले लेते हैं, उससे मास बांधते हैं एम ए और एम बी। When the cord is burnt with a match stick releasing the spring, the two masses will fly apart with equal। अब इसको हम जला रहे हैं, तो जब आप इसको जला दोगे तो ये स्प्रिंग एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होने की वजह से एम में इधर चले जाएगा, हो सकता है एम भी इधर चले जाए। लेकिन हमने इस पूरे प्रोसेस में बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई है। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स, एफ एक्सटर्नल होता है डी पी अपॉन डी टी के। तो इसका मतलब P यहाँ पर कांस्टेंट होगा। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन अगर 0 आ रहा है तो उसका मतलब वो क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो मोमेंटम यहाँ पर कांस्टेंट होगा। सो इट मींस दे विल फ्लाई अपार्ट विद इक्वल मोमेंटम, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम तो दोनों का ही 0 होगा। तो जो फाइनल मोमेंटम है पी ए प्लस बी बी के इक्वल होगा, और जब वो पी ए प्लस पी बी फाइनल मोमेंटम है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पी इनिशियल पी एफ के बराबर होता है। तो पी इनिशियल 0, पी फाइनल पी ए प्लस पी बी। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी इक्वल टू किस के बराबर हो जाए, माइनस पी बी के। तो भले ही ये देखो माइनस साइन का मतलब कि एक इधर जा रहा है तो दूसरा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 60, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज द कंसिक्वेंस ऑफ। अगर आप किसी मटेरियल को, सॉलिड को टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो जो टेम्परेचर की वजह से आप उसको हीट सप्लाई कर रहे हो, वो हीट एनर्जी एक तरह से कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो उसमें वाइब्रेशन होने लगेंगे, मतलब जब उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी मॉलिक्यूल्स में, सो दे विल वाइब्रेट। So we can say that it is the consequence of anharmonicity of lattice vibration. Because of the vibration they are getting kinetic energy from the heat energy. So correct answer will be option C, anharmonicity of lattice vibration.